हेलो। आज की वीडियो हमारी दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो असिस्टेंट या असिस्टेंट क्या नाम था इनका, एक सेकंड, असिस्टेंट या मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट है, इनकी जो वैकेंसी निकली थी हम इस पे बात करेंगे। मैं आज पूरा एडवर्टाइजमेंट भी लाया हूँ और इसके बेसिस पे हम बात करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी रैंक बताना भूल गया था और आपकी क्या नाम कट ऑफ वगैरह मैंने फार्मासिस्ट की तो बता दी थी। तो मैं पहले बता दूं, अगर कोई फार्मासिस्ट देख रहा हो, आज की पूरी वीडियो में हम सिर्फ एएनएम की या जो हमारे असिस्टेंट हैं, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट है, इनके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर कोई फार्मासिस्ट भी इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए वीडियो मतलब वैसे उनके लिए है नहीं है वीडियो, लेकिन अगर वो इस वीडियो को देखेगा उसे भी बहुत सारी काम की चीज़ें पता लगेंगी और बहुत सारे कुछ कॉमन डाउट है वो भी उनके क्लियर होंगे। लेकिन मैं फिर बता दूं, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। साइट पता है आपको, रिजल्ट पता है। मेरे पास जो आपके कमेंट्स आए हैं वो मैंने इकट्ठे करके कुछ क्वेश्चन जो मुझे पता लगे वो ये थे। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा अगर रिप्लाई में उसका आंसर हो पाया तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर रिप्लाई में नहीं दे पाया मैं उसका आंसर तो मैं वीडियो बना दूंगा। कुछ आंसर ऐसे होते हैं, लंबे होते हैं, मैं उसे टाइप करके नहीं एक्सप्लेन कर सकता तो उसकी तो वीडियो बना दूंगा। और अगर टाइप करके काम चल गया तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा टाइप करके। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास अभी तक आए आपकी तरफ से, स्पेशली मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट, फार्मासिस्ट भी इस वीडियो को देख रहा है तो कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगी, जैसे क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो फिलहाल हम बात किसकी कर रहे हैं, असिस्टेंट की, लेकिन फार्मासिस्ट देखेगा तो उसे भी पता लग जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। जो अलग अलग इस समय कोई कह रहा है कि भाई पोस्ट कितनी है, 1000। कोई बता रहा है 500, 500 फार्मासिस्ट की है, 500 क्या है असिस्टेंट की है। कोई कह रहा है नहीं 700 वैकेंसी है। ऐसा कुछ नहीं है, रियल क्या है हम अभी देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ, आपका फर्स्ट। और आप अगर आप चाहो तो, ऐसी कोई वो तो है नहीं, अगर आपका मन करे, अगर आपको मतलब ये सेटिस्फाई हुए कि हाँ सर मुझे पोस्ट का पता लग गया, तो आप मुझे बताना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को पोस्ट के अंदर हुआ है। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि पोस्ट कितनी है, यही पूछना चाह रहे हैं। अगर हम इसके अंदर जाएंगे, ये क्या है हमारा, नोटिस है हमारा, जो हमारी वैकेंसी निकली थी। इसके अंदर क्या क्या लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर इम्प्लीमेंट ऑफ फार्मासिस्ट एंड मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट फॉर मैनिंग एंड एंटिसिपेटेड 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक। देखो ध्यान से सुनने वाली बात है, ये 1000 पोस्ट नहीं है, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। तो जो मतलब ये बात चल रही है कि 500 500 500 मोहल्ला क्लिनिक की, 500 असिस्टेंट की और 500 फार्मासिस्ट की, ये बात तो आपको साफ पता लगी, बिल्कुल गलत है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे तो उसके अंदर 500 फार्मासिस्ट बिठाएंगे तो बाकी के 500 में क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन। तो पोस्ट तो आपकी 1000 खुल रहे हैं तो 1000 में कम से कम 1200 1500 ये जाएंगे। कम से कम 1500 मानो, 1500 फार्मासिस्ट की और 1500 के असिस्टेंट की। कोई मेरी इस बात से मतलब एग्री एग्री है, कोई अगर मेरी बात से एग्री नहीं है तो आप कमेंट करना, साथ में रीज़न भी देना कि सर मैं इस वजह से आपकी बात से एग्री नहीं हूँ। मैंने आप इससे पिछली वीडियो जब आपको दिखाई थी स्पेशल वीडियो, तो मैंने एक पर्सन थे, मैं एक पर्सन थे जिन्होंने मेरी बात से जो एग्री नहीं थे, उन्होंने साफ साफ कमेंट किया कि सर मैं मतलब आज आपकी वीडियो में मुझे फ्रूटफुल कंटेंट नहीं मिला, साफ साफ कहा उन्होंने। मैंने उनकी बात एक्सेप्ट की। अगर कोई मेरी इस बात से एग्री नहीं है तो कमेंट करे, लेकिन रीज़न दे साथ में। हाँ, तो और फिर मैं कोशिश करूंगा आपको कन्विंस करने की। ये बात आपने देखी, इसे एक बार हिंदी में देख लेते हैं, सारा काम क्या हो जाएगा क्लियर। शुद्ध भाषा में कहते हैं निरोल हो जाएगा बिल्कुल। देखो हिंदी में साफ साफ आपको समझ आएगा। दिल्ली में अनुमानित 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के संचालन के लिए फार्मासिस्ट और मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट एमसीए के लिए के पैनल के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा
के आवेदन आमंत्रित करते हैं। ये क्या कह रहे हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक के संचालन के लिए। सीधी सी बात है, अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक चलाने हैं, 1000 मोहल्ला क्लिनिक चलाने हैं, फार्मासिस्ट हो या आपका मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट हो, दोनों ही क्या है, अगर 1000 मोहल्ला क्लिनिक चलाने तो ये भी हमें कम से कम कितने लेने पड़ेंगे, अगर मैं अंदाजा लूँ तो 1200, मिनिमम 1200 तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। और ये एमसीए भी कितने लेने पड़ेंगे, 1200 ही। ये डाटा 1500 भी हो सकता है, और 1200 से कम तो होने का नहीं बिल्कुल भी। 1500 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है, बाकी उनके हिसाब की बात है। लेकिन जो इस चीज़ से चिंतित है कि पोस्ट इतनी है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन ये जो 1000 पोस्ट है, क्या आपको मतलब ये सीधा कह देंगे कि 1000 बच्चे और एडमिशन ले लो, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में इतना टाइम मुझे चाहिएगा। आज का दिन सिर्फ मैंने मतलब आज की वीडियो पूरी मेरी डेडिकेटेड है किसके लिए, मोहल्ला क्लिनिक असिस्टेंट के लिए। लेकिन फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत काम की चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो 1000 पोस्ट है, 1000 पोस्ट कैसे लेंगे, तो ये भी देखते हैं। यहाँ साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों लैंग्वेज में दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश में याद है मुझे, कहाँ था, देखो ये रहा 12वां पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनना। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे, सबसे पहली बात, सक्सेसफुल कैंडिडेट कौन है, प्लस का निशान, 40 प्लस मार्क्स, 40 या 40 से अधिक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब सक्सेसफुल हैं, ठीक। लेकिन क्या कह रहा है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज पर मेरिट। देखो जो जो 40 प्लस मार्क्स है वो क्वालिफाइड कर चुके, उन्हें क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो असली गोल्डन लाइन है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ टू टाइम, जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ईजिएस्ट वे में समझा सकूँ, बाकी आप सब भी पढ़ के इजीली समझ पा रहे होंगे। जैसे इन्होंने ये क्या है, एक साथ 1000 कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे, पहले कट ऑफ फर्स्ट निकालेंगे। अभी मैं बताऊंगा कट ऑफ फर्स्ट में कितने कैंडिडेट आ सकते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं उसकी। कट ऑफ फर्स्ट निकाली, कट ऑफ सेकंड निकाली, कट ऑफ थर्ड निकाली। मान लो इसके अंदर इनके कैंडिडेट पूरे नहीं हुए, तो ये फोर्थ भी निकालेंगे। और अगर इनके मान लो इनके 3 कट ऑफ में ही पूरे हो गए, तो 3 कट ऑफ निकालेंगे। कुल मिला के जो इनका टारगेट है 1000 मोहल्ला के लिए निकले 1200-1500 लोग, उसके लिए वो एक साथ सारे लोग नहीं बुलाएंगे, धीरे धीरे बैच वाइज बुलाएंगे। ये बैच आपका कितने का हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 200 स्टूडेंट का, 200 स्टूडेंट करके बुलाएंगे। 200 का हो सकता है, और अगर ज़्यादा हुआ तो 500 स्टूडेंट का भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो 200 स्टूडेंट करके बुलाएंगे। तो मेरे ख्याल से 200 स्टूडेंट करके लगभग 4 से 5 कट ऑफ ये निकालेंगे। लेकिन जो आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर मेरी इतनी रैंक है, मेरी इतनी रैंक है, मैंने आपको एक रिप्लाई भी किया कि हाँ आपके चांस हैं, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। वो वेट यही करना पड़ेगा, मान लो कि इन्होंने शुरू में फर्स्ट कट ऑफ में बुला लिए, फर्स्ट कट ऑफ में कुछ बच्चे गए, फिर सेकंड में थोड़ी कट ऑफ कम करके बुलाएंगे। मान लो फर्स्ट कट ऑफ में इन्होंने 250 रैंक तक बुला लिए, 250 रैंक तक बुला लिए, कि जिसके भी 250 रैंक तक बच्चे हैं वो सब आ जाओ। उसके अंदर बच्चे लेके फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्लॉट होगा ये क्या कहेंगे कि भाई 600 रैंक तक वाले आ जाओ। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 200 करके बुलाएं, पहली उसमें 200 स्टूडेंट बुला ले, सेकंड फेज में 500 बुला ले, उससे थर्ड फेज में 400 बुला ले, उससे अगले फेज में 800 बुला ले। तो वो इनकी अलग अलग वो होगी, इसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेन जो आपका एक कन्फ्यूज़न था कि सर
कैसे होगी, हमारे इतने मार्क्स है, कब तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये साफ साफ लिखा है क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी ऐसे ऐसे बुलाएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन नंबर आ जाएगा। जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, 40 प्लस वाले क्वालिफाइड है, इनके अंदर से ही लेंगे, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि सारे ही बच्चों का नंबर आ जाएगा। नहीं, 1000 सीट है, 1200 1500 लोग लेंगे तो कुछ लोग तो रहेंगे भी। ये एक कड़वी सच्चाई है, हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये ज़्यादा, जो इनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा तो लेंगे नहीं। तो मान लो मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूँ, मान लो 3000 स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो इसके अंदर से 3000 के 3000 को तो नहीं लेंगे। मान लो मान लो 1200 लोगों को लेना है, लेकिन शुरुआत के 1200 में से कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मे भी उनके 1000 कारण हो सकते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स कम है, किसी का कुछ कम है, किसी की कोई मिस्टेक्स है, किसी की पहले से जॉब लगी हुई है बहुत अच्छी तो इस जॉब में नहीं आएगा। बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे 1200 का है तो ये जो डाटा है 2000 तक भी जा सकता है एज एग्जाम्पल। तो मतलब जो 1000 तक की सोच के बैठे ना कि जिसके 1000 से ज्यादा रैंक है उसका तो नंबर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लिखने से ज्यादा मेरे जो वर्ड्स है उस पर आप ध्यान दे रहे होंगे। तो एक जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने बताने की कोशिश करी, ये वाला, कितनी पोस्ट है, आपको क्लियर हो गया होगा जहां तक है मुझे उम्मीद है। और अब आपको ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा पोस्ट कितनी है। भाई रियल पोस्ट तो किसी को नहीं पता, इन्होंने कुछ पोस्ट बताई नहीं है अच्छे से, इन्होंने पोस्ट खोल के कहाँ बताई है, नहीं बताई ना। और एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको, एक सेकंड बस, थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है। देखो ये रहा, जो पोस्ट की बात ही है तो ये देखो, द कैटेगरीज ऑफ पर्सनल एडवर्टाइजमेंट आर प्रोविजनल फॉर मैनिंग। जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक का जो एडवर्टाइजमेंट है, इन केस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इन केस द आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक इज रिड्यूस्ड टू ए नंबर ऑफ, मतलब इन्होंने अभी 1000 मोहल्ला क्लिनिक बोला है, अगर ये घटा दिए, 500 कर दे, 700 कर दे, 800 कर दे, या 0 कर दे, तो अभी क्या है, ये क्या है, द एग्जामिनेशन एजेंसी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट है, एजेंसी है जिसने एग्जाम लिया है, ये क्या है, इज नॉट लाइबल टू कंपनसेट द एप्लीकेंट फॉर एनी डैमेज और लॉस। जो डिपार्टमेंट या एजेंसी है जिसने एग्जाम करवाया, वो इसके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगी कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया कि भाई कंपनसेट करो उन्हें, या वो केस कर दे इनके ऊपर। तो इन्होंने पहले कह दिया, अगर हमने हमारा काम एग्जाम लेना था एजेंसी का, हमने एग्जाम ले लिया, कल को ये मोहल्ला क्लिनिक कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या 0 हो जाए, तो उसमें हमारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी। और फिर सीधी सी बात क्या रखी है, डिपार्टमेंट के पास रिजर्व है द राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेचर ऑफ एनी कैंडिडेट एट एनी स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंट एंड इफ आउट रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन। ये फिर बाकी एक नॉर्मल बात है कि डिपार्टमेंट के पास सारे राइट है किसी भी स्टूडेंट को कभी भी क्या कैंसिल करने के, कि उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे। और देखो कितनी बड़ी बात है, द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल अ पार्ट ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन इन केस ऑफ अनफेयर मीन्स चीटिंग और irregularities notice irregularity noticed by the डिपार्टमेंट। देखो ये बात हर फॉर्म में लिखी रहती है तो परेशान नहीं होना। इसके अंदर लिखा है कि जो डिपार्टमेंट है उसके पास सारे राइट है कि अगर एग्जामिनेशन के अंदर ना कोई भी गड़बड़ लगती है, अनफेयर मीन्स लगता है, तो पूरी एग्जामिनेशन रद्द कर दे। जितने भी एग्जाम होते हैं भारत के अंदर सबके ऊपर ये लाइन लिखी रहती है। तो इसे देख के कुछ ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं होना। एक लाइन और है, डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एनी सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार भी है कि वो किसी सेंटर, पर्टिकुलर सेंटर पर कह दे इस सेंटर के सारे जो कैंडिडेट है रद्द है, फिर बाद में उनके लिए कोई व्यवस्था की जाएगी। मैं थोड़ा आगे निकल गया, मैं मतलब फ्लो में बहुत लंबे खींच गया वीडियो, फटाफट अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है पोस्ट का तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड रैंक, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और रैंक कितनी है।
देखो ये रही आपकी कट ऑफ। आपको पता है फार्मासिस्ट के मुकाबले आपकी कट ऑफ हाई रही है, क्योंकि आपका हाईएस्ट 91 है और फार्मासिस्ट का 79 है, तो अंतर तो है। अगर हम मान के चले 200 कैंडिडेट्स के हिसाब से, तो ये रैंक के हिसाब से होगा, तो आपके 79 आपके लगभग 250 जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या रैंक है, लगभग 79 मार्क्स। ये फर्स्ट कट ऑफ है, दोबारा सुन लो ध्यान से। फर्स्ट कट ऑफ है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसके नीचे किसी को मिलेगा ही नहीं। फर्स्ट कट ऑफ है, सेकंड में और नीचे जाएगा, थर्ड में और नीचे जाएगा। तो फर्स्ट कट ऑफ में 79 मार्क्स या अप्रोक्स 250 स्टूडेंट, मतलब 250 रैंक। अब मुझे पता है 250 रैंक जिसकी है उसकी जो मार्क्स है वो लगभग 78 के समथिंग है। जो 78 79 वाले हैं उनका चांस है फर्स्ट कट ऑफ में आने का। लेकिन ये बात पत्थर की लकीर नहीं है। एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो कितनी रैंक वाले स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, रेडी करने स्टार्ट कर दे, मतलब कितनी रैंक वाले स्टूडेंट है जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने स्टार्ट कर दे। तो यही बात सेम 250 से लेके 300 वाले भी 300 का फर्स्ट लिस्ट में आना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे पता है मुश्किल है। लेकिन 250 से 300 वाले जो स्टूडेंट है, मतलब जिसके 300 278 298 टू सम इसके समथिंग है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे। क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ के बाद क्या पता सेकंड कितनी जल्दी आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो एक साथ ही वो 300 या 400 कैंडिडेट बुला ले, तो लगभग 300 इसके समथिंग वाले स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने स्टार्ट कर दे। यही मेरी आपको सलाह है। और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं भेज रहा हूँ कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा और कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट फॉर योर गाइडेंस, आपकी गाइडेंस के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ आपको गाइड करने का ही है। नेक्स्ट है, अब आगे क्या होगा, आगे का प्रोसीजर क्या है। इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ी देर के तक थोड़ी देर होल्ड पे डाल देते हैं, मैं इस पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को अभी बताऊंगा। जिनकी रैंक ज्यादा है वो क्या करे। आपको पता है अच्छे खासे मतलब ये तो नोट क्वालिफाइड, जो जो नोट क्वालिफाइड है उनका तो अब उनकी तो जो नोट क्वालिफाइड है उनका तो मामला फिलहाल अब खराब ही है। तो उन्हें तो मैं सीधी सलाह दूंगा कि जो नोट क्वालिफाइड है अभी वो एग्ज़ाम की तैयारी करे। अभी डीएसएसबी में अच्छा खासा टाइम है। और ऐसा बिल्कुल ना समझे कि हम इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो मतलब हम पढ़ाई में वीक है, कमज़ोर है। मे भी कुछ भी रीज़न हो सकता है नॉट क्वालिफाइड का। इसके अलावा मे भी आप पढ़ के ना गए हो, या अगर मैं बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं ना ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट, सॉरी वर्स बोलते हैं, ऑलवेज ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स, मतलब जो वर्स्ट कंडीशन होती है। अगर आप वो भी सोच के चले कि अ, मान लो कि मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया इस कैंडिडेट को, मतलब सॉरी मतलब इस एग्जाम को मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं कमजोर हूँ पढ़ने में। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है और डीएसएसबी में आपके पास फायदा है, आपका सब्जेक्ट भी आता है प्लस जर्नल एग्जाम भी आता है। तो आप सब्जेक्ट दो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो और जर्नल पेपर पे पकड़ बना लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इन नॉट क्वालिफाइड बच्चों में, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, जो एसएससी वगैरह के एग्जाम देते रहते हैं उनका जर्नल पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब आप डीएसएसबी दोगे, मान लो आपका ये सेक्शन थोड़ा वीक है तो इसे स्ट्रॉन्ग बना लो। इनका कंबाइन स्कोर मिलके आपका इतना स्कोर आ जाएगा। अगर आप 200 में से 100 समथिंग भी लिया है डीएसएसबी एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ आपका नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी जो कितने फॉर्म भरे जाते हैं इस पे डिपेंड भी करता है, लेकिन अगर आप 200 में से 100 मार्क्स भी ला रहे हो तो आपको आने के चांस है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा जो नॉट क्वालिफाइड है या जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है, मतलब जो क्वालिफाइड है लेकिन रैंक अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन्हें यही सलाह देना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप मतलब इसके नज़र बनाए रखिए कि क्या प्रोसीजर चल रहा है। क्योंकि जो
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अनएक्सपेक्टेड टाइम पे अनएक्सपेक्टेड तरह होती है, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि अब जिनकी रैंक है उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा आना तो शायद अब इम्पॉसिबल सही है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपकी रैंक ज़्यादा है फिर भी आपके नंबर आ जाते हैं। मे बी कैसे आए, आपको नज़र बनाए रखनी है प्रोसीजर पे क्या नज़र है, लेकिन आपको मेन फोकस अपना किस पे रखना है, D SSS पे रखना है। या D SSS की जगह जरूरी नहीं है D SSS, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पहले से भी या जो आपके मन में है आप उस पर फोकस बना के रखिए। साथ में जिनकी रैंक ज़्यादा है उनके लिए मतलब 2000 ये 2500 प्लस या 2700 के समथिंग वाले स्टूडेंट उनके लिए, और नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए तो आप फार्मासिस्ट या जो आपकी नर्सिंग या असिस्टेंट की जो भी आपकी वो जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, और वही आपको करनी चाहिए, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। जिनकी रैंक है उनका मैंने आपको बता दिया। जिनके पास अभी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका क्या होगा। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है कि जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, एक बार हम चेक कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये तो स्कैंड कॉपी है हमारी, ये हो गया। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, उसके बाद क्या क्या है देखो। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, ये आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में चाहिए, हो जाएगी। 10th क्लास की मार्कशीट हो जाएगी। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा। अब कॉपी ऑफ डिप्लोमा डिग्री, अब इसके अंदर फार्मासिस्ट हो या कोई नर्सिंग हो या फिर एमसीए मतलब असिस्टेंट हो, आपने डिप्लोमा किया या डिग्री की है आपके पास वो है, उसकी फोटोकॉपी, आपकी मार्कशीट और ये या इसके इक्विवेलेंट कोई भी और चीज़। अब बहुत सारे बच्चों की ये है कि सर मेरा डिप्लोमा नहीं आया है या मेरी डिग्री नहीं आई है, डी से डिप्लोमा डी से डिग्री, सर मेरी डिग्री अभी वहाँ से ही नहीं आई है, यूनिवर्सिटी से नहीं आई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जो रिजल्ट है आप अपना रिजल्ट लेके जाना, जो आपको कॉलेज से मिला है आप सीधा वो लगाओगे और आप सीधा वो दिखाओगे। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम आपसे कहा जाता है कि डिप्लोमा, तो आप इजीली कह सकते हो सर मैंने इस सन में अपनी मतलब आपने 2021 में सर मैंने अपनी डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट करी है, तो मेरे पास रिजल्ट तो है मार्कशीट भी है लेकिन अभी मेरा डिप्लोमा नहीं आया है। और इतना भी नहीं कहना, जब वो आपकी वो देखेंगे ना कि किसी ने 2021 में करी होगी किसी ने 20 में करी होगी, वो आपका जो ईयर है 2021 या 20 22 इसे देख के वो कुछ भी नहीं बोलने के, वो अपना आप समझ जाएंगे कि अभी इनकी डिग्री डिप्लोमा नहीं आई है। क्योंकि नॉर्मली डिग्री डिप्लोमा 3 ईयर के समथिंग आती है, जो भी आप कोर्स करते हो उसके 3 साल बाद आती है, कुछ की 2 साल बाद भी आ जाती है, नॉर्मली 3 साल बाद आती है। तो जिसके पास नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे पास एक मैसेज आया था, आई एम सो सॉरी, जिनका मैसेज आया था मैं उनका नाम भूल गया, मतलब दिमाग से स्लिप हो गया। तो उनका मैसेज आया था कि सर जो मेरा कुछ डीएनसी करके कुछ था सर, ये अभी मेरा यूनिवर्सिटी से ही नहीं आया है। तो मैंने उन्हें कमेंट रिप्लाई भी किया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी से नहीं आया, आपकी मार्कशीट और रिजल्ट चलेगा। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो गई, मैं भी नहीं चाहता इतनी लंबी वीडियो बनाना, बोरिंग हो जाती है फिर। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और मैंने सोच रखा था कि आज की पूरी वीडियो मैं एमसीए या असिस्टेंट इनके लिए ही डेडिकेट रखूंगा। जो फार्मासिस्ट देख रहा होगा उन्हें भी ये नोटिफिकेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। दिल्ली के आउटसाइड वाले क्या करें, जो कुछ लोग थे जिन्होंने दिल्ली के आउटसाइड से भर दिया, तभी तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के फॉर्म भर दिए, अब वो क्या करें। देखो इसके अंदर साफ साफ लिखा है, फिर भी मैं आपको पॉसिबिलिटी बताऊंगा। ये रहा, जो फार्मासिस्ट या मोहल्ला क्लिनिक, आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, बात सही है। जो फार्मासिस्ट है इनके लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये एडवर्टाइजमेंट जब हमारा निकला था, ये 16 को एग्जाम था हमारा, ये शायद हमारा अप्रैल में निकला था, जहाँ तक मुझे याद है शायद 29 अप्रैल के समथिंग निकला था, 29 30 अप्रैल को, क्योंकि मई में तो पेपर ही हो गया था। तो 29 ये तो रहा 3 4, सॉरी 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 29 अप्रैल नहीं, माई मिस्टेक।
ये रहा डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/4/2022। क्लोजिंग डेट क्या थी? 30/4/2022 क्लोजिंग डेट याद थी मुझे, मैं गलती हो गई मेरे से। तो 30 अप्रैल अगर किसी का जो ये रजिस्ट्रेशन है अगर 30 अप्रैल से पहले का है, मतलब उसका यूपी में था लेकिन उसने 30 अप्रैल से पहले पहले अपना दिल्ली के अंदर करवा लिया था रजिस्ट्रेशन, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसका काम इजीली हो जाएगा। उसके पास स्लिप भी होगी, अभी मेन रजिस्ट्रेशन ना हो, उसकी स्लिप होगी, उससे भी चल जाएगा। लेकिन अगर किसी का 30 अप्रैल के बाद का है तो उसका मुश्किल है। लेकिन आप उम्मीद मत छोड़ना, अगर किसी ने करवा लिया अपना दिल्ली के अंदर रजिस्ट्रेशन 30 तारीख के बाद, तो आप जब वेरिफिकेशन में जाओगे तो प्लीज़ ज़रूर जाना। और वहाँ वहाँ जाके कुछ परसेंट चांसेस है कि आपको वो कंसीडर कर ले, लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि जिनका 30 अप्रैल से पहले का है उन्हें ही कंसीडर करेंगे, 30 अप्रैल के बाद वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बात बहुत साफ साफ मैं बताना चाहता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो लोग इससे वेट कर रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, इस प्रोसीजर पे नज़र बनाए रखनी है। अब इसके भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि जिसका बाहर का रजिस्ट्रेशन है सब अंदर करवाना ही पड़ेगा, और 30 से पहले के नहीं है तो मुश्किल है फिर मामला। ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, 654 बचा। अब आगे क्या होगा? तो अभी हमने जितनी बात करी है इन सबसे आपको अपने आप ही पता लग गया कि अब आगे क्या होगा। फिर भी एक बहुत रफली आइडिया मैं बता देता हूँ। ये आपने फॉर्म भरा, सब कुछ ये आपको पता ही है प्रोसीजर, 12 रुपये 75 पेशेंट का जरूर, 900 रुपये दिन का हो गया। आगे का प्रोसीजर ये रहा है, साफ साफ इसके अंदर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ सिस्टम मैंने बता दिया, आगे का प्रोसीजर कट ऑफ ही था, कट ऑफ आएंगी मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे टाइम टू टाइम कट ऑफ निकलेंगी। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिया, अपने हिसाब से कट ऑफ निकालेंगे। कट ऑफ निकाल के फिर आपको क्या है, धीरे धीरे बच्चों को बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कट ऑफ के, और उन्हें क्या है, एक सेकंड अभी आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। तो वो क्या है, हाँ कहाँ था मैं, वो डॉक्यूमेंट्स को लेंगे धीरे धीरे, कुछ कुछ बैचेस बना देंगे कि फर्स्ट बैच आया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, उन्हें क्या पोस्टिंग दे दी, फिर सेकंड बैच, थर्ड बैच, इस तरह। तो काम थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ समय लगता है इसके अंदर, महीनों का भी समय लग जाता है। फर्स्ट कट ऑफ आई, फिर कुछ महीनों का रेस्ट होकर फिर अगला होता है। तो इस तरह होगा आगे का प्रोसीजर, यही है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, फर्स्ट कट ऑफ आएगी, उनके बच्चों का सारा काम होगा क्लियर, फिर सेकंड कट ऑफ आएगी, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, फिर उनकी पोस्टिंग, काम कंफर्म होकर फिर थर्ड कट ऑफ, इस तरह। और आपको पता है 1200-1500 के करीब लगभग ये होगा काम, 1200-1500 बच्चे। इस विजिट पे, इस साइट पे आपको एक्टिव रहना है, और मैं भी एक्टिव रहूंगा, और आपको टाइम टू टाइम में अपडेट देता रहूंगा। मैं यही कहूँगा किसी की रैंक कम हो ज़्यादा हो, आप जो भी प्रोसीजर है एक्टिव रहो। एक्टिव रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है हर चीज़ में, पढ़ाई हो, कोई वैकेंसी है तो आपको एक्टिव रहना जरूरी है, आप एक्टिव रहो और सारे प्रोसीजर को देखो। और कोई भी नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी या मोहल्ला क्लिनिक की में असिस्टेंट की या कोई भी वैकेंसी आएगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपको जरूर बताऊँ। तो यही चीज़ है, हिंदी में भी सेम नोटिस है, ये रहा, मैंने आपको इजीली बता दिया है, तो नोटिस सी आप देख भी सकते हो, ये बता चुका। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसलिए मैं इसे और नहीं खींच रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ बता दी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और अगर मेरी इस पूरी वीडियो के अंदर कोई बात है और कोई भी पर्सन उससे सहमत नहीं है कि सर मुझे आपकी ये बात से मैं एग्री नहीं कर रहा, तो आप कमेंट करना, ज़रूर करना, और अपना रीज़न भी देना कि सर इस कारण मैं सहमत नहीं हूँ। तो जो होगा फिर मैं भी उसके ऊपर चिंतन करूंगा, और फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अगर मैं आपको रिप्लाई दे पाया तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपको सेटिस्फाई करने की। तो बस कैसी लगी आपको वीडियो, और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा सजेशन को अपने अंदर अप्लाई करने की। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ हो गया भाई, थैंक यू सो मच।